हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसको स्टार्ट किया है। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कौन से एजेंट के बारे में पढ़ा था, तो ये जो हमारा रिवर है ना, इस एजेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि रिवर किस प्रकार से इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किसको लेकर के है, तो वो है ग्लेशियर्स को लेकर के। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो ग्लेशियर्स है ना वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं और फिर ये किस प्रकार से इरोजन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सब लोग तैयार है, शुरू किया जाए। तो आइए फिर हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों पहले तो ग्लेशियर्स की। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो ग्लेशियर्स यानी ना बर्फ के बड़े बड़े वो टुकड़े जैसे होते हैं। ठीक है, बर्फ का मतलब आप समझ जाओ, जैसे नदी होती है ना वैसे आप समझ जाना कि पूरा बर्फ की ही एक नदी होती है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो भी धीरे धीरे करके क्या होते हैं, बहते हैं। तो आपको बताती हूँ कि वो कैसे बहते हैं, क्योंकि नदी है तो पानी है, वो तो बहेगा ही। लेकिन फिर ये ग्लेशियर्स तो बर्फ के टुकड़े हैं ना, ये कैसे बहेंगे, इसके मतलब कुछ ना कुछ तो तरल चाहिए, लिक्विड चाहिए, तभी तो ये बहेगा। तो जी बिल्कुल, ग्लेशियर्स में भी क्या होता है, लिक्विड होता है जो नीचे वाले साइड में होता है। आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले ये समझो कि ये जो ग्लेशियर्स है ना वो कैसे फॉर्म होते हैं। देखो जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, जनरली बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है किसी भी एरिया का टेम्परेचर, देन प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। तो फिर वहां पे प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश है ना वो कैसे होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है, यानी बर्फ के मतलब आसमान से बर्फ गिरने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो बर्फ है ना ये लेयर बाय लेयर जमा होते रहते हैं अर्थ के सरफेस पे। समझ में आया आप सभी लोगों को, क्योंकि आसमान से क्या बरस रही है, वही जो बर्फ है वो बरस रही है। बर्फ का टुकड़ा यहाँ पर गिरा, ऐसे करके गिरा, ऐसे करके परत पर दर परत ये बनती जाएंगी। ठीक है, हमारे अर्थ के सरफेस पे। फिर क्या होता है, द हैवी वेट ऑफ दिस ओवरलाइंग लेयर्स मेक्स द स्नो मूव अलोंग द स्लोप। फिर क्या होता है, फिर जब ये पूरा मतलब ऐसे करके बहुत सारी परत बन जाएगा ना तो ये क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। अब कोई भी भारी चीज रहेगी तो वो स्लोप की तरफ जाएगी। मान लीजिए ऐसे करके ढलान है तो ये ना नीचे खिसकने की कोशिश करते रहती है। ठीक है, मतलब नीचे जाने की कोशिश करती है। फिर जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, एट द बेस ऑफ द लेयर्स द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द प्रेशर फ्रॉम द अबव। यानी कि ये जो बर्फ है, मान लीजिए ये बर्फ का पूरा टुकड़ा है, ठीक है, अभी नीचे मतलब नीचे स्लोप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, अब क्योंकि ये जा रहा है ना तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। आप सोचो ना, आप किसी चीज को मतलब ये काफी भारी है तो आप अगर रगड़ोगे, अपने हाथ को ही रगड़ना, तो आपको ये हाथ ना अपना गर्म मिलेगा। ठीक है, तो अब ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसके साथ रगड़ हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो ये है क्या कहते हैं, बर्फ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होने लगेगा, है ना, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन चल रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है तो ये मेल्ट होगा। और मेल्ट होने की वजह से यहाँ पे जो बर्फ है ना वो पानी बन जाएगा, यानी लिक्विड के रूप में बन जाएगा। और फिर लिक्विड के रूप में बनने से क्या होगा, ये धीरे धीरे करके, अब क्योंकि ऊपर तो बर्फ दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे क्या है भाई, नीचे है लिक्विड, तो ये धीरे धीरे करके मूव करने लगता है। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स। ये जो बर्फ का टुकड़ा आप देख रहे हो ना, दिस इज योर ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे करके स्लोप की तरफ मूव करने लगते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो जैसे रिवर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का काम करती है ना, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी ये तीनों काम करते हैं, इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन का। आइए जरा हम इनको समझते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इरोजन वर्क बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की वजह से मतलब कैसे इरोजनल वर्क होता है और फिर इसके वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा हर चीज को समझो। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी यानी जो इसकी स्पीड है ना वो क्या है प्यारे बच्चों, भले ही लेस है लेकिन ये आइस जो है वो काफी ज्यादा है। बर्फ का पूरा पहाड़ ऐसा पूरा टुकड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी भले ही कम है, जैसे हमने देखा था कि नदी की वेलोसिटी स्पीड उसकी तेज होती है तो वो अपना कटाव करते हुए निकल जाती है, यानी कि सेडिमेंट्स बहा करके लेकर के आती है। लेकिन आप कहेंगे इसकी स्पीड तो स्लो है ना, फिर ये कैसे मतलब कैसे ये इरोजन का काम करेगी, तो करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये काफी भारी है। आप सोचो कोई लोहे का टुकड़ा आप ले लो, मतलब काफी बड़ा भारी चीज ले लो और उसको ना आप जमीन पे रख करके खिसकाओगे तो क्या होगा, जो जमीन की मिट्टी है ना वो उसके साथ आगे बढ़ने लगेगी। तो समझिएगा ये भी कुछ ऐसा ही है। अभी जो ग्लेशियर है ना वो नीचे धीरे धीरे करके बह रहा है, ठीक है, तो क्या होगा जब इसके साथ इसका फ्रिक्शन होगा, राइट, तो ये क्या करेगा, अपने बैंक्स को यानी अपने किनारों को और जो इसका बेड रहेगा ना उसको वो इरोड करता हुआ निकलेगा, यानी अपने साथ ये सेडिमेंट्स बहा करके लेकर के आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो इरोजनल वर्क है ना ये होता है। ठीक है, और इरोजनल वर्क की वजह
वजह से जो ग्लेशियर्स है ना प्यारे बच्चों, वो ये सारे लैंडफॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं? तो पहला आपका सर्क आ जाएगा, दूसरा आएगा एरेट, और तीसरा यहाँ पे हॉर्न्स आ जाएंगे, यू शेप की वैली, फिर हैंगिंग वैली, और यहाँ पर देखिएगा रॉकी माउंटेनीज मतलब शिप बैग्स। तो अब मैं आपको एक एक के बारे में बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्क की बात करेंगे। तो सर्क कहाँ पर है भैया? यहाँ पर है, आप देख सकते हो, ये रहा आपका सर्क, देख रहे हो। तो सर्क कैसे बनता है, और ये आपका हॉर्न है। देखो मैं आपको बताती हूँ सर्क कैसे बनता है। जैसे अब जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे इतना बड़ा सा ग्लेशियर, अब ऐसे करके ये स्लोप की तरफ बह रहा है, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो भी इसका बेड रहेगा उसको ये ऐसे उखाड़ते उखाड़ते लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये पूरा मतलब क्या करेगा, इरोजन कर देगा ना इसका, और इरोजन की वजह से ये जो सर्क है वो निर्मित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। फिर ये हॉर्न कैसे निर्मित होते हैं? देखो अब जो ग्लेशियर है वो बहते हुए आ रहा है, तो ये अपने बेड को और अपने किनारों को तो पूरा इरोज कर देगा, लेकिन जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, हॉर्न जो है, वो ऐसे ही रह जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द हॉर्न्स, ठीक है। फिर ये एरिड क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिएगा ये जब इरोजनल वर्क होता है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखना जरा, ये ऐसे धारदार कुछ ऐसे पहाड़ों में बनती हुई आपको दिखाई देगी, ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ की चीज मान लीजिए, यहाँ पर जो भी पहाड़ था वो ऐसे इरोड हो गया, फिर ऐसा आपको नुकीला जैसा कुछ दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड द एरेट। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एरेट कहते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। यू शेप की वैली कैसी होती है? तो आओ मैं दिखाऊं आपको यू शेप की वैली कैसी होती है। यू शेप की वैली यहीं पर कहीं पर थी, ये देखो यू शेप की वैली, ठीक है। तो अब बर्फ जो है वो आ रहा है, इतना बड़ा ग्लेशियर्स तो बहाते हुए लेकर के आएगा सबको, तो ऐसे यू शेप की जो वैली है वो बन जाती है, ठीक। और क्या बनती है? और यहाँ पे एक और था ना, ये हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैलीज कैसी होती है? देखो भाई ऐसी लटकती हुई वैलीज, देख रहे हो, जब ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पे ये रहेगा तो ये इसको इरोड करता हुआ पूरा निकलेगा ना बाहर, ठीक है, ऐसे तोड़ता हुआ निकलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके वैली बन जाएगी, घाटी बन जाएगी। देखो हम घाटी किसको कहते हैं, वैली किसको कहते हैं? मान लीजिए दोनों तरफ पहाड़ जैसा है, ऊंचा ऊंचा, और बीच में क्या आ गया है, बीच में आपका मतलब निचला हिस्सा है, तो उसको हम वैली कहते हैं। तो यहाँ पर वैली कैसी बनेगी? ऐसा हैंगिंग वैली, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको वो लटकी हुई वैली है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने शिप बैग देखा था। शिप बैग यानी क्या? ये देखो, ये हो गया रॉकी माउंटेनीज, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है। अब ये कैसे बनते हो मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे पत्थर का पूरा टुकड़ा है, ठीक। अब जो ग्लेशियर्स है ना, वो ग्लेशियर ऐसे करके ये यहाँ पे बहते हुए आ रहा है, समझना, ठीक है। ग्लेशियर जो है वो बहते हुए आ रहे हैं, फिर ये बह करके यहाँ पर आएगा, और इसके ऊपर अब ये चढ़ने की कोशिश करेगा ऐसे। अब क्योंकि इसके नीचे पानी बह रहा है और यहाँ पे ये चढ़ने की कोशिश करेगा, तो देखो प्यारे बच्चों होगा क्या, चढ़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो बर्फ था ना, वो अब आपका पानी बन जाएगा, मतलब वही लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड बनेगा और फिर ये ऊपर चढ़ेगा लिक्विड बन के, मतलब इसको ना ये एक प्रकार से क्या कर देगा, इसको पॉलिश करता हुआ निकल जाएगा, पॉलिशिंग इसकी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो बर्फ का टुकड़ा है, अब ये नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, लो भाई तुम उतरो नीचे, नीचे उतर रहा है, ठीक है। अब नीचे जब उतर रहा है तो इसको ढलान मिलेगी, और जब ढलान मिलेगी तो क्या होगा, इसके साथ मतलब जो पहले जो अभी लिक्विड बह रहा था वो वापस से बर्फ बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे लिक्विड क्यों बना था, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन हुआ था, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये लिक्विड बना था। अब फिर से ये वही बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बनने की वजह से इसके जो यहाँ पे पत्थर के जो भी मतलब छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, उनको वो अपने साथ ऐसे मतलब तोड़ता हुआ लेकर के निकल जाएगा, ये ग्लेशियर ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी हम रॉकी माउंटेन की बात करते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी इधर से तो ठीक रहेगा, लेकिन इधर से ऐसा दांत जैसा, क्यों, क्योंकि बर्फ ने उसको उखाड़ लिया है ना, इसीलिए आपको ऐसा ये माउंटेन दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड द रॉकी माउंटेन। ओके, समझ में आया। इसको शिप बैग बोल सकते हो आप, अगर ये प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है तो शिप बैग बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर्स, यानी ग्लेशियर्स के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, और बस हाँ ये कैसे होता है, आइए जरा हम समझते हैं और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो देखिएगा, अब जो ग्लेशियर्स है ना, वो अपने साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सेडिमेंट, जैसे नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी कर रही थी, वैसे ही ये भी करते हैं। एंड दिस सेडिमेंट्स आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, मोराइंस कहते हैं। मोराइंस आप कह सकते हो, मरीन्स भी कह सकते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका देखो, मोराइंस भी कह सकते हो, मरीन्स भी कह सकते हो, चलेगा। अब ये देखिएगा, ये जो हमारे मरीन्स है ना, मतलब मोराइंस है, इनके 4 टाइप्स होते हैं, इनके डिपोजिशन के हिसाब से कि कहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं, इस हिसाब से इनके 4 टाइप्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्यारे बच्चों।
एक तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल मोराइन होगा, मीडियल मोराइन होगा, फिर लेटरल मोराइन होगा। लेटरल मोराइन हम किसको कहेंगे, देखो जो हमारा ग्लेशियर है, मान लीजिए वो बहते बहते ऐसे करके आ रहा है, तो जब वो अपने किनारे पर, ऐसे किनारों पर जब सेडिमेंट्स को इकट्ठा करता है ना, दिस इज कॉल्ड द लेटरल मोराइन। इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल मोराइन कहेंगे, ठीक है। और जब ये बीच में ऐसे करके, मतलब बीच में जब इसको इकट्ठा करेगा हमारे सेडिमेंट्स को, दिस इज कॉल्ड द मेडियल मोरिन। एंड लेटरल मोरिन किसको कहा जाता है, लेटर तो मैंने आपको बता दिया। अब ये टर्मिनल मोरिन किसको कहा जाएगा, तो याद रखो टर्मिनल मतलब क्या, जो यहाँ पे मुड़ा हुआ हिस्सा रहेगा ना, मुड़े हुए हिस्से में जब इसको ये डिपॉजिट करेगा, दिस इज योर टर्मिनल मोरिन। ओके, फिर उसके बाद वहां पे लैंड मोरिन क्या था, 3 था ना, 3। एक हमारा मेडुअल था, फिर टर्मिनल था, मैंने आपको बता दिया। हाँ, ग्राउंड मोरिन क्या होता है, तो जब ये ग्राउंड पे, मतलब इन सारी चीज़ों से निकल करके बाहर वाले हिस्से में अगर यहाँ पर या फिर इधर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा जो मोरिन है वो इकट्ठा हो गया, दिस इज कॉल्ड योर ये ग्राउंड मोरिन। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को, तो इस चित्र को याद रखना, पता चल जाएगा। देखो लेटरल यानी साइड, मेडियल यानी कि बीच में, टर्मिनल यानी जहाँ पे ये मुड़ रहा है वो, ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मोरिन होते हैं जो इसके जो हमारा ग्लेशियर जो है वो बनाता है। ठीक है, फिर इसके द्वारा कौन कौन से लैंड फॉर्म होते हैं डिपोजिशनल वर्क के द्वारा, आइए जरा हम समझते हैं। ये तो इसका ट्रांसपोर्टेशन वर्क था ना, अब डिपोजिशनल वर्क जरा हम समझते हैं। और यहाँ पे डिपोजिट भी कर रहा था, सब एक ही साथ कंबाइन करके। देखो इसकी वजह से ड्रमलिन बनते हैं और एस्कर्स बनते हैं। ड्रमलिन कैसे बनते हैं, और ड्रमलिन जरा देखा जाए, ड्रमलिन कहाँ पर है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। ड्रमलिन नहीं है, एस्कर्स तो होना चाहिए। ड्रमलिन यहाँ पर था, ये देखो मैंने कहा था ना है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये ड्रमलिन कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो आपका ग्लेशियर है, ये लो भाई इतना बड़ा सा ग्लेशियर, ये बहते हुए चल रहा है। अब अपने साथ ये सेडिमेंट्स को भी कैरी करता है ना। तो जब ये सेडिमेंट्स लेकर के जाएगा, तो जो सेडिमेंट्स है वो एक के ऊपर ऐसे करके जब इकट्ठा होते जाते हैं सेडिमेंट्स, है ना, क्योंकि वो सेडिमेंट्स को छोड़ता हुआ चलेगा ना, ऐसे सेडिमेंट्स को जब ऐसे करके जब वो जाएगा हमारा बर्फ, तो ऐसे करके ये पर्वत जैसा बना देगा, है ना, पहाड़ जैसा। दिस इज कॉल्ड योर ड्रमलिन। ठीक है, ये सेडिमेंट्स का पूरा बना हुआ होता है, तो ये आपका ड्रमलिन है जो ग्लेशियर्स के द्वारा बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों एस्कर्स की। तो एस्कर्स कैसे बनते हैं, तो एस्कर्स भी देखो, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, आपको लगेगा ये भी तो वैसा ही है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अलग है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये सेडिमेंट्स के थ्रू फॉर्म हुआ, और ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पे ना एक सुरंग टाइप का बन जाता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो अब ये आपका जो बर्फ है, यानी कि जो पूरा ग्लेशियर है ना, वो चलते जा रहा है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि जो आपके बर्फ है ना, इसमें मान लीजिए क्रैक्स आ गए, या फिर मतलब किसी वजह से इसमें कुछ ऐसा क्रैक जैसा आ गया, तो क्या होगा, बीच में ही जो पानी है ना वो क्या करेगा, ऐसा सुरंग टाइप में जो पानी है वो बहने लगेगा। ठीक है, इस बर्फ के अंदर ही अपने बहने लगेगा, राइट। और फिर वो बह रहा है तो क्या होगा, इसके साथ सेडिमेंट्स भी है ना, तो सेडिमेंट्स को भी वहां पे डिपोजिट करता हुआ ये चलेगा। फिर जब पानी पूरा जब आपका सूख जाएगा, ग्लेशियर सारे के सारे सूख जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसा देखो यहाँ पे ये रीचेस जैसा दिखाई दे रहा है, टनल जैसा आपको दिखाई देगा, देख रहे हो पूरा यहाँ पे एक लाइन जैसा। सो दिस इज योर एस्कर्स। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एस्कर्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके ये बन जाएगा कुछ शेप, तो ये एस्कर्स है, ये हमारा ड्रमलिन है। और क्या बताना था मुझे आपको, मोरिन तो मैंने आपको बता ही दिया, यू शेप की वैली, फिर ये हैंगिंग वैली, देख रहे हो, लेटरल एंड मेडियल। ठीक है, मीडियल, इसको मेडियल नहीं बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हुआ होगा तो इसको मीडियल कहेंगे, मीडियल मोरिन, लेटरल मोरिन, और ये मीडियल मोरिन है, मीडियल यानी बीच वाला। ठीक है, देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है, और ये किनारे किनारे पे ये लेटरल मोरिन है। ठीक, चलो यहाँ तक आपके बातें समझ में आ गई कि नहीं आपको। चलो, तो हमने यहाँ पे ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, विंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि विंड किस प्रकार से इरोजन का और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का काम करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ग्लेशियर्स हमने कंप्लीट कर लिया, रिवर भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो यस एवरीवन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।